नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम नागार्जुन की कविता सिंदूर तिलकित भाल की व्याख्या करेंगे। सिंदूर तिलकित भाल नागार्जुन की एक बहुत ही चर्चित कविता है। कवि घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण विदेश गया हुआ है, प्रवास पे गया हुआ है। तो वहाँ जाने के बाद कवि को अपने घर परिवार की याद आती है, अपने समाज की याद आती है और अपनी पत्नी की याद आती है। तो उसी की याद पे एक ये विरह की कविता है। तो कवि ने उसी का वर्णन इसमें किया है। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, को याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास। कौन चाहेगा कि उसका सुनने से टकराओ यह उच्छ्वास। हो गया हूँ मैं नहीं पासा। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित सिंदूर तिलकित भाल कविता से संकलित की गई हैं। इसके रचयिता प्रगतिवादी कवि नागार्जुन जी हैं। अपने प्रवास के दौरान या अपने विदेश जाने के बाद जब कवि को अपने गांव, घर, परिजनों सहित अपनी सहधर्मिणी अर्थात अपनी पत्नी की याद आती है, तो इस कविता में कवि अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए विरह निवेदन करते हैं। कहते हैं नागार्जुन जी कि उसकी परिस्थितियों ने, घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, कि कुछ परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से वह प्रवास पर गया है। क्योंकि कवि की नागार्जुन की प्रवृत्ति घुमक्कड़ प्रवृत्ति थी। अपने घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण ही वह प्रवास पर गया है कि उसकी परिस्थितियों ने उसे भयंकर सुनसान स्थान पर भेज दिया। घोर निर्जन भयंकर सुनसान स्थान पर भेज दिया। कुछ परिस्थितियां थी उसकी। याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। तो इन परिस्थितियों की वजह से जब वह घर से चला गया तो ऐसी स्थिति में उसका अपनी पत्नी का सिंदूर से तिलक लगा हुआ मस्तक बहुत याद आ रहा है। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज। तो नागार्जुन जी कहते हैं कि अन्य व्यक्तियों की भांति उसे भी समाज में रहना पसंद है। कौन है वह जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। और जिस तरह से समाज में सभी व्यक्तियों को एक दूसरे से काम पड़ता है, तो मुझे भी अन्य व्यक्तियों से काम पड़ता है। कौन है वह, चाहिए किसको नहीं सहयोग, उसे भी दूसरे लोगों से सहयोग लेना है। और सबके साथ चाहिए किसको नहीं सहवास, सहवास मतलब साथ रहना, और उसको भी सबके साथ रहना पसंद है। कौन चाहेगा उसका सुनने में टकराओ यह उच्छ्वास। हो गया हूँ मैं नहीं पासान। वह नहीं चाहता कि उसकी ऊंची सांसें, उच्छ्वास का अर्थ है ऊंची सांसें, लंबी सांसें यूं ही निर्जन प्रदेश में सुनने से टकराती रहें। अर्थात अपने विषय में वह भी दूसरों से कुछ कहना चाहता है कि जैसे वो आहें भरता है, अपनी ऊंची सांस लेता है, लंबी सांस लेता है, वह भी दूसरों से बातें करना चाहता है। लेकिन क्या होता है, जो उसकी ऊंची सांसें वो सुनने से टकराकर वापस आ जाती हैं, क्योंकि कवि वहाँ पर अकेला है। वहाँ पर उसका कोई घर परिवार का व्यक्ति, रिश्तेदार, समाज का कोई भी व्यक्ति उसके साथ नहीं है। हो गया हूँ मैं नहीं पासान कह रहा है। हालांकि वह पत्थर नहीं है, लेकिन पत्थर जैसा हो गया है। उसके पास भी एक कोमल हृदय है, लेकिन वो पत्थर वहाँ पर अकेला होने की वजह से वह पत्थर जैसा अनुभव करता है। तो कवि ने स्पष्ट किया है कि उसके पास भी एक कोमल हृदय है, लेकिन वह परिस्थितियों में वह समाज से दूर चला गया है। लेकिन दूर जाने के बाद भी जिस तरह से सभी व्यक्तियों को अपने परिवार वाले याद आते हैं, तो मुझे भी अपने परिवार वाले बहुत याद आते हैं। जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ न विरोध, करेगा वह कभी कुछ नहीं अनुरोध। वेदना ही नहीं उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। मैं न साधारण सचेतन जंतु, यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु। यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध। यहाँ है प्रत्यक्ष अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी स्थान। तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया
हूँ मैं नहीं पासा। तो नागार्जुन जी अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वह पत्थर नहीं है, अपने अंदर एक कोमल हृदय रखता है। वह ऐसा पत्थर नहीं है जिसकी डाल दे कोई कहीं भी करेगा वह कभी कुछ न विरोध। जिस तरह से एक पत्थर को उठाकर हम कहीं भी रख दे वो विरोध नहीं करेगा, तो उसी तरह से कहता है कि वह ऐसा पत्थर नहीं है कि कोई उसे कहीं भी रख दे परंतु वह विरोध या किसी प्रकार का अनुरोध न करे। जिस तरह पत्थर तो अनुरोध और विरोध नहीं कर सकता, लेकिन वो कहता है मैं पत्थर यहाँ पर ज़रूर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कहीं कोई मुझे कहीं भी डाल दे और मैं उसका विरोध ना करूँ। उसके कहने का अभिप्राय यह है कि वह अपने हिसाब से चलने वाला जीव है। किसी का यह कहना कि वेदना ही नहीं उसके पास फिर उठेगा कहाँ से निश्वास, कि उसके पास वेदना का भाव है, ठीक नहीं है, क्योंकि यदि उसके पास वेदना नहीं होती तो वह गर्म सांसें कैसे छोड़ता, फिर उठेगा कहाँ से निश्वास। अगर वह वेदना पूर्ण नहीं होता तो उसके शरीर से गर्म सांसें नहीं निकलती, वो आहें नहीं भरता। मैंने साधारण सचेतन जंतु, कवि कहता है कि वह साधारण नहीं है अपितु एक चेतना युक्त प्राणी है, परंतु यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु इस समय यहाँ वह जहाँ भी है वहाँ न तो किंतु है ना परंतु है, अर्थात वहाँ पर उसके साथ बातें करने के लिए तर्क वितर्क करने के लिए कोई भी नहीं है। जिस तरह से हम तर्क वितर्क करते हैं तो किंतु और परंतु शब्द का प्रयोग करते हैं, तो कहता है कि यहाँ पर किंतु और परंतु करने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है। यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध और यहाँ उसे भी अन्य लोगों की भांति अपनों से दूर रहते हुए हर्ष दुख चिंता क्रोध और सुख दुख के भावों का ज्ञान है। यहाँ है प्रत्यक्ष अनुमान और वह यहाँ इस समय है, वहाँ इन भावों को प्रत्यक्ष देखता है और उसका अनुमान भी करता है। यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी के स्थान, और स्मृति विस्मृति मतलब याद आना और भूलना, कि यह एक ऐसा स्थान है जहाँ उसे अपने जीवन की समस्त यादें स्मरण हो जाती हैं और उन्हें फिर वह भूल जाता है। तभी तो तुम याद आती प्राण, फिर वह अपनी पत्नी के लिए शब्द यूज किया प्राण, कि तभी तो वह अपनी पत्नी को कहता है कि वह जो उसकी प्राण है वह उसे याद आती है, वह उसकी जो जान है वह उसको याद आती है। जो प्राण है वो उसने यहाँ पर अपनी सब पत्नी के लिए संबोधित किया है। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, यूँ कहे कि मैं पत्थर जैसा लगता हूँ लेकिन मैं पत्थर नहीं हूँ। याद आते सौजन जिनकी स्नेह से भीगी अमृत में आँख, स्मृति विहंगम की कभी थकने न देगी पाँख। याद आता मुझे अपना वह तर ऊनी ग्राम, याद आती लीचियाँ वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। याद आते धान याद आते कमल कुमुदनी और तालम खान। तालम खान वहाँ पे जब कोई भी सूखी ही जगह होती है तो वहाँ पे जो झाड़ी उग जाती है उसके लिए यूज कर रहा है, प्रयोग करता है ये। याद आते सस्ते श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम, याद आते वेणुवन वे नीलिमा के नीले। नीले का अर्थ यहाँ पे इसने स्थान लिया है, वैसे नीले का अर्थ घर होता है और आकाश होता है। अति अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक, अंक का अर्थ गोद होता है, मुद्दा होता है, और योग में मुद्द नहीं गोद होता है, ठीक है, और निशाना और मुद्दा, सॉरी, हुए थे मेरे लिए पर्यंक। पर्यंक का अर्थ होता है पलंग, वीरों के बैठने का आसन, या योग में भी एक आसन है। और विंध्य पर्वत का एक पुत्र है छोटा पर्वत, उसको भी हम पर्यंक कहते हैं। धन्य वे जिनकी उपज के भाग, अन्न पानी और भाजी सा। तो नागार्जुन जी कहते हैं कि याद आते सब जन, सब का अर्थ होता है अपना, जन का अर्थ होता है लोग, कि मुझे भी अपने प्रियजनों की याद आती है जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमयी आँखें। यहाँ रहते हुए जब अपने परिवार के लोगों की याद आती है तो मेरी भी आंखें सदैव अमृतमयी रहा करती हैं।
मतलब मेरी आँखों से पानी स्नेह से भीग जाती हैं, क्योंकि मेरे परिवार वाले मुझे हमेशा अमृतमयी आँखों से ही देखा करते थे। उनका मेरे प्रति हमेशा प्रेम ही छलकता रहता था। या और स्मृति विहंगम की कभी थकने न देगी पांख। विहंगम का अर्थ होता है पक्षी, कि उनके परिजनों की जो स्मृति है, उनकी स्मृति रूपी पंख, पक्षी के पंख कभी थकने नहीं देती। अर्थात वह अपने स्वजनों के प्रति अतिशय प्रेम के कारण सदैव उन्हें याद करता रहता है, हमेशा उनको याद करता रहता है। याद आता मुझे अपना वह तरउनी ग्राम, और मुझे उस अपने तरउनी, मतलब तरउनी उसका जो नागार्जुन का गांव का नाम है, तो ये कहता है कि मुझे तरउनी नामक गांव बहुत याद आता है। याद आती लीचियाँ वे आम, और जब हम बच्चे थे, छोटे थे, गांव में लीचियाँ और आम तोड़ के खाते थे खेतों में जाकर, तो मुझे वो भी बहुत याद आती हैं। याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, और उसे मिथिला जनपद का वह रुचिपूर्ण भूभाग भी याद आता है। याद आते धान, जहाँ पर भरपूर मात्रा में चावल उगाया जाता था। याद आते कमल कुमुदनी और तालम खान, और जहाँ पर कमल कुमुदनी और तालम खान पाए जाते थे, वह भी मिथिला का क्षेत्र मुझे याद आता है। उसे याद आते सस्य श्यामल जनपदों के, उसे मिथिला जनपद के उपजाऊ भूभागों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए थे नाम। जो उनके रूप और गुण के अनुसार नाम रखे गए थे, वो भी बहुत ही याद आते हैं। जिस भी प्रदेश का नाम रखा जाता है या किसी भी चीज़ का, उसको रूप और गुण के अनुसार रखा जाता है। जैसे पूर्व क्षेत्र क्यों रखा गया? क्योंकि कौरवों का क्षेत्र था वो, ठीक है। करनाल कैसे रखा? कर्ण की नगरी थी, ठीक है। और एक बाबरपुर गांव है, वो क्यों रखा? क्योंकि वो वहाँ पे बाबर था ना, जो बाबर रहता था। तो इसी तरह कहता है कि जो रूप गुण अनुसार जो नाम रखे गए थे मिथिला क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों के, वो भी मुझे याद आते हैं। याद आते वेणुवन वे नीलिमा के नीले अति अभिराम, और नीलिमा युक्त वहाँ के स्थान याद आते हैं जो अत्यंत, अति अभिराम का अर्थ है जो अत्यंत सुंदर है। धन्य वे जिनके मृदुतम अंक, और मुझे उन मृदुलतम स्थानों की भी याद आती है जो कभी हुए थे मेरे लिए पर्यंक, जो कभी उनके लिए पलंग बन जाया करती थी। धन्य हैं जिनकी उपज के भाग अन्न पानी और भाजी साग। उसे मिथिला जनपद की वो धन्य फसलें, अनाज पानी भाजी और साग याद आते हैं जिन्हें वह खाया करता था। तो कवि ने यहाँ पर अपने ग्राम परिजनों व मिथिला जनपद को सजीव साकार रूप प्रदान किया है। फूल फल ओ कंदमूल अनेक विध मधुमांस, विपुल उन कारण सदा करता न मैं दंसवास। ओह यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय से पर आ रही आवाज। धन्य वे जन वही धन्य समाज, यहाँ भी तो हूँ न मैं असहाय, यहाँ भी है व्यक्ति ओ समुदाय। किंतु जीवन भर रहूं किसी भी, फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। मरूंगा तो चिंता पर दो फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। सुनोगी तुम तो उठोगी हुक, मैं रहूंगा सामने पर मुक। सांधे नभ में पश्चिमांत समान, लालिमा का जब करुणा आख्यान। सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। तो फूल फल और कंदमूल अनेक विध मधुमास। तो नागार्जुन जी कहते हैं कि प्रवास में रहने के बाद यहाँ रहते हुए भी उसे मिथिला के फल फूल कंदमूल और विध अनेक प्रकार के मधुमास याद आते हैं। विपुल उनका ऋण सदा करता ने में 10 मास। कहता है कि मिथिला के समस्त अंचल का उस पर जो कर्ज है, वह उस कर्ज का 10वां हिस्सा भी चुकाने की क्षमता नहीं रखता है। फिर भी वह अफसोस प्रकट करता हुआ कहता है, ओह का अर्थ है यहाँ पर कि वो अफसोस प्रकट करता है। यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय में
पर आ रही आवाज़ कि मैं भले ही उनसे दूर हो गया हूँ, पर मेरे हृदय में आज भी उनके लिए उतना ही स्थान है। धन्य वे जन, वही धन्य समाज, और मैं उन व्यक्तियों को का धन्यवाद करता हूँ और उस समाज का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने जो मेरे आस पड़ोस के, मेरा समाज जो मेरे लिए इतना अच्छा था कि जिन्होंने मुझे इतना कुछ दिया कि मैं उसका 10वां हिस्सा भी नहीं चुका सकता। यहाँ भी तो हूँ न मैं सहाय, यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय। कहता मैं यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं है, यहाँ भी समुदाय है और यहाँ भी समाज है, किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे आए। कहता है मैं यहाँ जीवन भर रह लूँ बेशक से और पूरा समाज है यहाँ, लेकिन मुझे हमेशा प्रवासी ही पुकारेंगे। वो कहेंगे कि ये तो बाहर से आया हुआ व्यक्ति है। मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल। अगर मैं यहाँ मर भी जाऊंगा तो मेरी चिता पर सिर्फ वो 2 फूल ही डालेंगे। समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल, और समय अपनी गति से वैसे ही आगे निकल जाएगा। समय ऐसे ही चलता रहेगा। सुनोगी तुम तो उठेगी हुक का अर्थ दुख। अगर तुम्हें मेरी मृत्यु का समाचार का पता चलेगा तो तुम बहुत ही दुखी हो जाओगी। मैं रहूँगा सामने प्रमुख, मैं तुम्हारे सामने, तो अब मुझे यहाँ लेके तो आया जाएगा, मैं तुम्हारे सामने तो रहूँगा। और मेरी तस्वीर मरने के बाद जो तस्वीर टंगा दी जाती है, कहता है कि मैं वो तस्वीर तुम्हारे सामने तो रहेगी, पर वो हमेशा के लिए बोल नहीं पाएगी। सांध्य नभ में पश्चिमांत समान, लालिमा का जब करुणा आख्यान, सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सुंदर तिलकित भाल। कहता है कि यदि वह उसकी व्यथा कथा सुनेगी तो उसे बहुत ही पीड़ा होगी कि आपका के पति चल बसे हैं। वह बेशक से तस्वीर के रूप में आपके सामने रहेगा, लेकिन वह कभी बोल नहीं पाएगा। कवि कहता है कि जब वह शाम के समय पश्चिम दिशा में लालिमा का करुण आख्यान सुना करता है, तब हे सुंदर मुख वाली पत्नी, मुझे तुम्हारा सिंदूर का तिलक लगा हुआ मस्तक बहुत याद आता है। तो कवि ने यहाँ पर अपनी पत्नी के प्रति अपनी पत्नी को याद किया है और उसको एक विरह भावना में डाला है, उसकी यादों को। और भाषा यहाँ पर सहज सरल और भावानुकूल खड़ी बोली है। तत्सम और तद्भव शब्दावली का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। प्रसाद व ओज गुणों का परिपाक हुआ है। अनुप्रास और समरण अलंकार का प्रयोग हुआ है और कवि ने आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया है, क्योंकि कवि ने ये कविता अपनी पत्नी को याद करते हुए और अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति से बाहर जाने पर, प्रवास जाने पर अपने समाज को याद करते हुए ये कविता लिखी। धन्यवाद।